हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति आईटीआई कॉलेज चूरू। गाइज, हम आज बात करेंगे संधारित्र का एसी स्रोत से संयोजन। हमने इससे पहले हमने पढ़ा संधारित्र का डीसी स्रोत से संयोजन। हमने पढ़ा पहले संधारित्र का डीसी स्रोत से संयोजन। इसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा संधारित्र का एसी स्रोत से संयोजन। अगला पॉइंट रहेगा गाइज संधारित्र का एसी स्रोत से संयोजन। ओके गाइज, तो हम क्या देखते हैं, हमने पहले एक वेवफॉर्म बनाई। इससे पहले गाइज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहें। आपका सब्जेक्ट आपका भविष्य। ओके गाइज, तो आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा संधारित्र का एसी स्रोत से संयोजन। इससे पहले मैं एक डायग्राम के द्वारा संधारित्र को एसी स्रोत से संयोजित कर देता हूं। संधारित्र सी कैपेसिटर और इसको मैंने क्या कर दिया, एसी सप्लाई से जोड़ दिया। ये क्या है, एसी सप्लाई। ये एसी का सिंबल है। एसी सप्लाई से मैंने संधारित्र को जोड़ दिया। तो गाइज, एसी सप्लाई से जोड़ दिया संधारित्र को और यहां पे लिख दिया V बराबर V एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओके गाइज, साइन ओमेगा टी। तो आप देखते रहे। हम इसके बाद में क्या बनाते हैं, एक इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं। हम इस टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और आज इस टॉपिक का पॉइंट रहेगा ABCD के कैपिटल अक्षर। तो मैंने सबसे पहले ए पॉइंट लिख दिया, ए वेव फॉर्म। ओके गाइज, वेव फॉर्म। और वेव फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे वेव फॉर्म बनाएंगे। तो मैंने पहले बना ली है गाइज, एक वीडियो बनाया था डायरेक्ट, लेकिन किसी कारणवश वो सीधा डिलीट हो गया या ऑप्शन में दिखाया ही नहीं था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के ऊपर एक दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज, आप देखिए, इसमें ए पॉइंट के अंदर वेवफॉर्म बनाता हूँ। वेवफॉर्म आर साइलेंट रहता है। ओके गाइज, वेवफॉर्म। तो हमने ये एक वेवफॉर्म बनाई है। ये एक पहले ग्राफ खींचा, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। तो ये हमने एक ग्राफ खींचा। ये वैल्यू रहेगी यहाँ पे 0, ये वैल्यू रहेगी 0। और हमने ये ग्राफ खींचा है यहाँ पे। ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज का है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। और ये धारा का ग्राफ है। किसका, करंट का ग्राफ है। ये हमने यहाँ पे करंट का ग्राफ खींचा है। वोल्टेज को V और धारा को I से डिनोट किया है। ये जो वैल्यू रहती है यहाँ पे, ये वैल्यू रहती है 90 डिग्री। और टोटल साइकिल यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू रहती है पूरी 360 डिग्री। तो हमने ये करंट का वेवफॉर्म खींची और ये ऊपर वाला वोल्टेज की वेवफॉर्म है, खींच ली। ओके गाइज, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म खींच ली और ये करंट की वेवफॉर्म आप पूरी देख लीजिएगा। यहां पे मैंने लिखा पाई, 2 पाई और 3 पाई। ओके गाइज, ये क्या है,
मैक्सिमम वैल्यू आती है यहाँ पे किसी भी मान की, इसमें जो हमने शो किया है उसकी, और ये मैक्सिमम वैल्यू आती है ऋणात्मक साइड में, और ये आती है धनात्मक साइड में मैक्सिमम वैल्यू। ओके गाइज, हमें देखना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में किस प्रकार का अंतर है, किस प्रकार की वेवफॉर्म बनती है, और हमने हम बी पॉइंट पढ़ेंगे आगे। कैपेसिटर का हमने इसी स्रोत से संयोजन किया है, इसके अंदर हम अगला बी पॉइंट पढ़ेंगे। कैपेसिटर का इसी स्रोत से संयोजन कर दिया है, हम बी पॉइंट पढ़ेंगे। धारा, क्या? बी पॉइंट, धारा विभव से 90 डिग्री आगे रहती है। धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। ओके गाइज, यहां पे ये करंट की वेवफॉर्म है। ये किसकी वेवफॉर्म है? करंट की। ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है। यहां पे वैल्यू शून्य रहती है, और यहां पे क्या है? धारा जब यहां पे है, सॉरी, वोल्टेज जब यहां पे है तब करंट यहां पे है, तो 90 डिग्री आगे है। तो हमारा पहला पॉइंट यहां पे हो जाएगा, धारा विभव से 90 डिग्री आगे रहती है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया। गाइज, आगे हम बात करते हैं सी पॉइंट की। सी पॉइंट में हम पढ़ते हैं कलांतर। धारा और वोल्टेज के बीच में जो अंतर है उसको कलांतर बोलते हैं। फेज अंतर है, उनको हम कलांतर बोलते हैं। कला अंतर, फेजों के बीच में अंतर। कलांतर को मैं गाइज फाई से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? फाई से। और कलांतर कितना है? धारा और वोल्टेज के बीच में कितना अंतर है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैंने यहां पे लिख दिया 90 डिग्री। और धारा क्या है? वोल्टेज से आगे है, तो आगे को बोलते हैं अग्रगामी। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। अग्रगामी को इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग, LEADING, लीडिंग। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, यानी आगे है। तो कलांतर कितना हो जाएगा? कलांतर फाई बराबर 90 डिग्री लीडिंग। प्रकृति कैसी है? अग्रगामी है या धारा आगे है या पीछे है? धारा आगे है, तो क्या हो जाएगा? धारा वोल्टेज से आगे है, तो क्या हो जाएगा? लीडिंग प्रकृति। प्रकृति लीडिंग है और 90 डिग्री कलांतर है। हम आगे पढ़ेंगे, अगला पॉइंट रहेगा हमारा डी, जिसमें हम पढ़ेंगे शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। ओके, पावर फैक्टर नामक की भी चिड़िया होती है गाइज। एसी के अंदर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर 0 भी हो सकता है, जैसे डीसी के अंदर कोई पावर फैक्टर होता ही नहीं। अगर कोई कहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि डीसी के अंदर पावर फैक्टर 0 होता है। जैसे हम बोलते हैं कि डीसी के अंदर सप्लाई कितनी होती है, हमें कोई पूछता है कि डीसी के अंदर सप्लाई कितनी होती है, तो हम बताते हैं कि डीसी के अंदर सप्लाई 0 हर्ट्ज होती है, यानी होती ही नहीं है। 0 का मतलब कि नहीं है। तेरे पास कितने रुपए हैं? 0 रुपए हैं, मतलब रुपए हैं ही नहीं। तो डीसी के अंदर कोई सप्लाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसका मान है वो नियत, समय के साथ नियत रहता है। तो ये एसी के अंदर क्या होता है? शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का गाइज कोई मात्रक नहीं होता। इसकी वैल्यू हो सकती है 0.7, 0.8, 0.9 या 1। इसका अधिकतम मान 1 होता है। हम यहाँ पे पावर फैक्टर पढ़ते हैं और पावर फैक्टर को कोस फाई से डिनोट करता हूं। कोस फाई, मैंने कोस की जगह कोस लिखा, फाई की जगह क्या लिखा? 90 डिग्री। जो है वो तो है ही, अग्रगामी है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे?
अग्रगामी, लीडिंग, LEADING, लीडिंग। कोस फाई 90 डिग्री बराबर 0 अग्रगामी। 90 डिग्री बराबर मैंने क्या किया, कोस 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, कोस 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, सॉरी, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। 0 तो मैंने 0 लिख दी, तो यहां पे पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान क्या हो गया, 0 अग्रगामी। लीडिंग प्रकृति का है, अग्रगामी है। गाइज हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे, डी नंबर पॉइंट, शक्ति ह्रास। शक्ति ह्रास को बोलते हैं पावर लॉस। पावर लॉस को पी से लिखते हैं। पावर शक्ति ह्रास P बराबर VI कोस फाई। यहां पे डीसी के अंदर क्या होता है, P बराबर VI, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज, और वोल्टेज को अगर धारा से गुणा करते हैं तो पावर आ जाती है। लेकिन एसी के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एसी के अंदर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू है 0.7, 0.8, 0.9 जो भी, तो हम उसको गुणा करते हैं तो तब हमारी पावर निकल करके आती है। तो हम यहाँ पे शक्ति ह्रास P बराबर VI कोस फाई रख देते हैं। P बराबर VI कोस फाई हमने यहाँ पे रख दिया। ओके गाइज, हमें इसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा, कोस फाई बराबर है 0, तो P बराबर V की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दी, और कोस फाई की वैल्यू हमने रख दी 0 डिग्री। ये गाइज यहां पे आएगा 0 वाट, ये आएगा यहां पे 0 वाट, क्योंकि शक्ति ह्रास P बराबर VI कोस फाई और इसका मात्र क्या होता है, वाट। हमें पावर लॉस को वाट में दर्शाते हैं। तो P बराबर V की जगह V की वैल्यू, I की जगह I की वैल्यू, और कोस फाई की जगह कोस फाई की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। तो किसी भी राशि को अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। ओके गाइज, क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पे क्या हो गया, 0 वाट, 0 वाट, यानी पावर लॉस कोई नहीं हुआ। तो मैं नीचे पॉइंट लगा के, नोट लगा के एक पॉइंट लिखता हूं गाइज, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। नोट, संधारित्र है वो क्या करता है, कैपेसिटर है। यहां पे एसी के अंदर इसमें जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये क्या है, कैपेसिटर C बराबर, कैपेसिटर पहले शक्ति यानी पावर को, कैपेसिटर पहले शक्ति को संचित करता है, पहले शक्ति को संचित करता है, फिर छोड़ देता है। संधारित्र पहले शक्ति को संचित करता है, फिर वापस छोड़ देता है। यानी संधारित्र है वो किसी प्रकार का पावर लॉस से नहीं करता है। संधारित्र के अंदर शक्ति ह्रास से नहीं होता है, पावर लॉस से नहीं होते हैं। संधारित्र क्या करता है, पहले शक्ति को संचित करता है, फिर छोड़ देता है। तो संधारित्र के अंदर कोई भी पावर लॉस से नहीं होते। तभी तो आया है P बराबर VI इंटू कोस फाई बराबर 0 वाट, क्योंकि यहाँ पे कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, और ये क्या है, पावर फैक्टर की वैल्यू है। तो इसमें किसी प्रकार का पावर लॉस से नहीं होता। हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, F पॉइंट, प्रवाहित धारा। हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा I कि संधारित्र के अंदर ये जो करंट फ्लो हो रही है, ये जो करंट फ्लो हो रही है I, तो वो संधारित्र द्वारा प्रवाहित धारा I बराबर
आई एम साइन कोष्टक ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अगर अग्रगामी है तो प्लस 90 डिग्री और पश्चगामी है, पीछे है धारा वोल्टेज से, तो माइनस 90 डिग्री। क्या है? माइनस 90 डिग्री। ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो गाइज हमने पहले इससे पहले पढ़ा था प्रेरक, उसके अंदर क्या थी? धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे थी, तो वो क्या था? पश्चगामी। पश्चगामी को बोलते हैं लैगिंग। क्या बोलते हैं? लैगिंग। और तो उसमें क्या हो जाता? माइनस 90 डिग्री। लेकिन संधारित्र अगर ऐसी स्रोत से जुड़ा हुआ है और हम उसमें प्रवाहित धारा निकाल रहे हैं, तो आई एम क्या है? मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू यहां पे मैंने लिख भी रखी है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। वी बराबर है वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, यानी मैक्सिमम वोल्टेज। और यहां क्या है? मैक्सिमम धारा। तो गाइज यहां पे हमने देखा, हम ये देखते हैं कि आई एम बराबर क्या होता है। जहां आई एम क्या होता है? आई एम मैक्सिमम धारा और वी एम मैक्सिमम वोल्टेज। तो धारा आई एम बराबर होता है वी एम बटे अक्स सी। अक्स सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब डीसी के अंदर जब धारा का विरोध करता है तो उस युक्ति को बोलते हैं प्रतिरोध। लेकिन एसी के अंदर धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाली युक्ति प्रतिरोधी होती है, लेकिन वो अलग अलग रूप में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर कोई कोयल यानी कोई तार की कुंडली बनी हुई है, वो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर कोई संधारित्र लगा हुआ है, वो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अक्स सी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अक्स सी होता है। ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है एसी के अंदर। तो आई एम बराबर क्या हो जाएगा? वी एम बटे अक्स सी। और वैसे भी पता है आपको आई बराबर क्या होता है? आई बराबर वी बटे आर। आई बराबर वी बटे आर होता है। लेकिन ये डीसी के अंदर होता है। हम यहाँ पे कोई डीसी नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं संधारित्र का एसी स्रोत से संयोजन। तो हमने यहाँ पे एफ नंबर का पॉइंट पढ़ा, प्रवाहित धारा आई। प्रवाहित धारा आई और आई बराबर क्या किया? आई एम साइन कोष्टक ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री यानी क्या है? प्रकृति लीडिंग है, अग्रगामी है, तो 90 डिग्री। जहां आई एम बराबर वी एम बटे एक्स सी होता है। वी एम बटे एक्स सी होता है। हमने वी एम बटे एक्स सी रख दिया। गाइज हमारा ये टॉपिक है वो पूरा हो गया है। किसका? संधारित्र का एसी स्रोत से संयोजन। स्टूडेंट्स, हमने पहले प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा, प्रतिरोध R, इंडक्टर L, और अब हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। कैपेसिटर का डीसी से संयोजन किया, कैपेसिटर का एसी से संयोजन किया। और
ये जो टॉपिक है ये पूरा हो गया है स्टूडेंट्स। आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप हमें कभी पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। ओके गाइज, तो हमें इनका संयोजन करेंगे अलग से, जिसको बोलते हैं RLC। R प्रतिरोध, L इंडक्टर और C कैपेसिटर। तो हमें एक नई हेडिंग डालते हैं आगे, और हमें इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। एक नई हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा टॉपिक पहले वाला पूरा हो गया, जो हमने क्या किया था, कैपेसिटर का AC से संयोजन किया था। हमारी अगली हेडिंग रहेगी RLC श्रेणी क्रम परिपथ का, RLC श्रेणी क्रम परिपथ का AC स्रोत से संयोजन। RLC श्रेणी क्रम परिपथ का AC स्रोत से संयोजन। ओके गाइज, तो मैं इसका एक सीधा सा, आपको ये ध्यान में रखना है, आप पॉइंट देख लीजिएगा। RLC श्रेणी क्रम परिपथ का AC स्रोत से संयोजन। मैं आगे इसका एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको इसका ये समझ में आ जाए। तो आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, से हम इसका एक डायग्राम बना देते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, हमें इसका डायग्राम बना देते हैं। और हमारा टॉपिक रहेगा RLC श्रेणी क्रम परिपथ का AC स्रोत से संयोजन। हम क्या करते हैं, R बनाते हैं, इनको सबको एक साथ जोड़ते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। R, फिर क्या जोड़ा हमने, ये स्टूडेंट अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, ये L और ये C। आपको पता ही है, ये R प्रतिरोध का सिंबल है, ये इंडक्टर L का सिंबल है, और ये कैपेसिटर C का सिंबल है। और हमने क्या किया, इसको AC से जोड़ दिया, AC से जोड़ दिया। ये क्या है, AC है, यहाँ पे क्या है, AC का सिंबल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया V बराबर VM मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये R है, ये L है, ये C है, तभी तो ये हो गया RLC संयोजन। अब हमें स्टूडेंट ये देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट तो पढ़ेंगे, और धारा और वोल्टेज के बीच में अंतर देखेंगे, धारा और वोल्टेज के बीच में अंतर देखेंगे। और हम क्या करते हैं, इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। हम यहाँ पे A पॉइंट पढ़ेंगे प्रतिरोध के लिए, हम यहाँ पे B पॉइंट पढ़ेंगे L के लिए, और हम यहाँ पे C पॉइंट पढ़ेंगे कैपेसिटर के लिए। तो A पॉइंट पढ़ा हमने प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम विभव, यानी यहाँ पे हमें अलग अलग 3 पॉइंट के अलग अलग पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा V क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है, RM मैक्सिमम रेजिस्टेंस।
और ये क्या है, ये क्या है, वी एल एम। और यहाँ पे सी वाले में हम जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम कर देते हैं वी सी एम। ओके गाइज, तो हम पहले ए पॉइंट में पढ़ते हैं प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम विभव। प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम विभव। प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम विभव क्या है, वी आर एम बराबर, वी बराबर क्या होता है, आई आर। आई मैक्सिमम, आर मैक्सिमम है तो आर और आर। तो इसमें क्या है, धारा एवं विभव। हम आगे क्वेश्चन में लिख सकते हैं धारा एवं विभव समान कला में होंगे, यानी समान फेज में होंगे, समान कला में होंगे। हमने ये पॉइंट रख दिया, धारा एवं विभव समान कला में होंगे। ओके गाइज, हम इसका बी पॉइंट पढ़ेंगे। बी क्या है, प्रेरक, इंडक्टर, प्रेरक, इंडक्टर। ओके गाइज, प्रेरक के सिरों पर अधिकतम विभव, अधिकतम विभव, प्रेरक के सिरों पर अधिकतम विभव, वी आर एम, सॉरी वी एल एम, वी एल एम। क्यों, प्रेरक है तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई एम। और प्रेरक के अंदर क्या होता है, प्रेरक अगर धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है तो वो क्या होता है, उस वाले प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होता है, एक्स एल। और एक्स एल में पता ही आपको, धारा है वो विभव से 90 डिग्री पीछे रहती है। तो इसमें तो क्या है, धारा एवं विभव समान कला में होंगे प्रतिरोध में तो, लेकिन प्रेरक में क्या होता है, धारा विभव से 90 डिग्री पीछे रहती है, धारा विभव से 90 डिग्री पीछे रहती है। ओके गाइज, हम पढ़ेंगे सी के बारे में। सी क्या है, कैपेसिटर, यानी संधारित्र। संधारित्र क्या है, ये कैपेसिटर। संधारित्र के ये क्या है, दो सिरे, के सिरों पर अधिकतम विभव, संधारित्र के सिरों पर अधिकतम विभव, वी सी एम बराबर आई एम। और अगर कैपेसिटर कोई युक्ति लगी हुई है और वो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रही है तो हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का मात्रक भी ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक भी ओम होता है और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक भी ओम होता है। तो ये हो गया IM गुणा XC। तो इसमें क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है ऊपर ही इसी पॉइंट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये XC रहा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये अगर कैपेसिटर AC से संयोजित है तो क्या होगा, धारा और बीच में कितने डिग्री का कालांतर होगा, 90 डिग्री का। और फर्क क्या होगा, धारा है वो वोल्टेज से आगे रहेगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, धारा विभव से 90 डिग्री आगे रहती है। धारा विभव से 90 डिग्री आगे रहती है। अगर मान लो कोई परिपथ है, उसमें प्रतिरोध का भी प्रभाव है, इंडक्टर का भी प्रभाव है और कैपेसिटर का भी प्रभाव है, तो इस प्रकार की तीन कंडीशनें रहती हैं। प्रतिरोध प्रभाव है तो धारा एवं विभव समान कला में होंगे। प्रेरक का प्रभाव है तो धारा है वो विभव से 90 डिग्री पीछे रहेगी। और संधारित्र है तो वो संधारित्र में क्या होगा, धारा विभव से 90 डिग्री आगे रहेगी। तो आपको पता भी है कि कोई मोटर होती है, उसमें वाइंडिंग भी होती है कुंडली के रूप में, और कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है ताकि उनके बीच में फेज अंतर उत्पन्न हो सके। गाइज RLC परिपथ के बारे में हम फेजर डायग्राम के द्वारा अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक्स। से लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे लिव्स। ओके गाइज, तो यूं ही बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। आपका अपना ओके सर, वीरू सर।